नमस्कार मित्रों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल नीमच में आपका हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आज यह एक और लेटेस्ट इम्पोर्टेंट बार बार पूछे हुए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं। इन्हीं के साथ मित्रों मैंने इसके अंदर एक और सोचा कि आपका अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति हो, तो इसलिए आज मैं बाल विकास की कुछ शब्दावली के ऊपर भी आपसे चर्चा करूंगा। यहाँ पर आशा है आप सुनकर के लाभान्वित होंगे। पहला प्रश्न, विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ ऑप्शन फिगर है, प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालयों के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। निश्चित रूप से मैं एकदम समस्त इन प्रतियोगी छात्रों से आश्वस्त हूँ कि वो इसमें डी लगाएंगे, प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। दूसरा प्रश्न है, जनजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। जनजोग श्रीमान के अनुसार संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? तो बच्चों, वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण उक्त प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार शारीरिक विकास होता है। नंबर चौथा प्रश्न, जब सोचने की प्रक्रिया की भाषा द्वारा प्रभावित होती है, जब सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन फिगर, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धत, या संस्कृति प्रभावित। तो निश्चित रूप से भाषा संबंधित है, भाषा निर्धारित हो जाएगा। नंबर पांचवा प्रश्न, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। प्रश्न पुनः सुन लीजिए बच्चों कि भाई किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो ध्वनि संबंधी संयोजन का ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 6, देश महीनों के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको ये बताना है इसके अंदर कि कितने महीनों के, कहाँ से कहाँ तक के। तो बच्चों 2 साल तक के बच्चे या 18 से 24 माह तक के बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, मूल प्रवृत्ति, प्राथमिक लक्ष्य, या आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य सहायता परक व्यवहार ही होगा बच्चों, एकदम 100%। इसका ए ऑप्शन फिगर सही है। 8वां प्रश्न, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो निश्चित रूप से स्वतः शोध के ही उदाहरण हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके हैं दोस्तों? स्वतः शोध के उदाहरण हैं। चलिए, आज मैं आपके लिए कुछ शब्दावली के प्रमुख शब्द लेके आया हूँ जिनको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिए, इसी से आप यदि अच्छी तरह मन लगा करके सुनेंगे तो दिमाग के अंदर जब भी छा जाएगा तो प्रश्न आने पर आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। पहला मुख्य शब्दावली में इसका है विलोप, विलोप या एक्सटेंशन। ये क्या होता है? विलोप या एक्सटेंशन, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततः गत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। क्या कहलाता है विलोप? भैया ये डेफिनेशन के अंदर पूछा गया है। प्रमुख शब्दावली के ऊपर आपके लिए हमने कुछ रिसर्च किया और उसके अंतर्गत ये प्रश्न आया है जिसकी डेफिनेशन निम्नलिखित में पूछी गई थी कि निम्न में से क्या है? तो उसका ऑप्शन फिगर क्या था बच्चों? विलोप। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततः गत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विलोप। नंबर दूसरी शब्दावली के अंतर्गत आज आपके सामने है संबंध प्रतिक्रिया या संबंध सहज क्रिया। संबंध प्रतिक्रिया या संबंध सहज क्रिया, कंडीशनड रेस्पॉन्स इन इंग्लिश। कंडीशन रेस्पॉन्स स्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजन के कारण स्वाभाविक
या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया कहते हैं। कंडीशनड रेस्पॉन्स, क्या समझे आप? कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं अपन। 9th वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? इसका उत्तर हम आपको नहीं देंगे, आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी बल दे करके हमने क्लास में पढ़ाया है। जहाँ भी आप पढ़ने जाते हो, यदि उनको वास्तविक शिक्षक पात्रता परीक्षा की समझ है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको जो है एकदम हाईलाइट करके बताया होगा। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो बच्चों आनुवांशिकता की इकाई जीन है। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलना सीख जाते हैं? तो बच्चों 10 से 13 माह। सार्थक शब्द अर्थात उनको भी समझ में आते हैं कि वह कौन सा शब्द बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 12, आपको बताना है बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रियों में फ़र्क करने की अयोग्यता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आत्मकेंद्रस्थ, ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में योग्यता को दर्शाता है। फिर आता है आपके पास नंबर 13वां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न फिर सुन लें, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। कई जने इसको परिपक्वता या मैच्योरिटी पे लगा आते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, वृद्धि एवं ग्रोथ मात्रात्मक व्यक्तिगत रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। आज का 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? पुनः पढ़ लीजिए एक बार पुनः, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो बच्चों ये है अंतर्दर्शन, अंतःदर्शन। 15वां प्रश्न बहुत ही आसान, आप सभी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं इस प्रश्न को। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? चिकनी मिट्टी में नमूने बनाना, निश्चित रूप से इससे भी मांसपेशियों में विकास होता है। झूला झूलना, ये भी एक विकास का एक एक्सरसाइज अभ्यास है। रेत पर चित्र खींचना, इससे भी बिल्कुल मांसपेशियों के अंदर विकास होगा। लेकिन बाल फेंकना इसके अंदर सर्वाधिक उचित उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन वापस से अपना जो आपको बताया था आज का प्रमुख आकर्षण, जो विभिन्न शब्दावलियों के विषय के अंदर पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको मैंने विलोप या एक्सटेंशन का बता दिया गया है। संबंध प्रतिक्रिया या सहज संबंध सहज क्रिया या कंडीशनड रेस्पॉन्स के बारे में बताया था। तीसरी शब्दावली है टाइम फैक्टर या समय कारक। तो समझिए आप इसको, उन्हीं उचित अनुबंधन के लिए 5 सेकंड से अधिक समय दोनों उत्तेजकों के बीच नहीं होना चाहिए। क्या समझे आप? 5 सेकंड से अधिक समय दोनों उत्तेजकों के बीच नहीं होना चाहिए। मतलब कि स्वाभाविक उत्तेजक एवं अस्वाभाविक उत्तेजक का समय अंतराल 5 सेकंड के आसपास हो, तथा साथ ही साथ इन दोनों में इनकी पुनरावृत्ति कई प्रयास तक हो, तो ये कहलाता है टाइम फैक्टर, समय कारक। देखिए अगला प्रश्न है, अगली शब्दावली सहकालिक अनुबंधन, साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग। जब अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो ये सहकालिक अनुबंधित कहा जाता है, साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग। फिर आपके पास अनुकूलित अनुक्रिया, जैसे आपके पास क्या होती है, बालकों की लार गिरना, ठीक है ना। ये क्या आपके पास स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रहा है। लार क्यों गिरती है? देखिए बच्चों की लार गिर जाती है, गाय देखती है कुछ खाना भोजन तो लार गिर जाती है, तो उनको क्या भोजन के प्रति उनकी क्या हो रही है, वहाँ पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है। यह क्रिया क्या होती है, जब अस्वाभाविक के प्रति होने लगे तो इसको हम अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझिए वापस, जैसे लार गिरना क्या है, भोजन की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने लगे तो इसे हम क्या कहते हैं,
अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। फिर आता है बच्चों सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। सामान्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने को अर्थात मूल उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी इस प्रकार अनुक्रिया करना सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब घर में कोई भी नहीं है, बच्चा अकेला है, तो भी बच्चा खाने के लिए जो बच्चे के लिए से मीठे बिस्किट रखे हैं, मिठाई रखी है, उसको ढूंढ लाता है। तो ये क्या है, एकदम क्रिया प्रसूत है। अब यदि मिठाई किसी अन्य जार में रख दी, जैसे मिठाई का डब्बा है, तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि इस मिठाई के अंदर जो है कुछ रखा हुआ है। तो जब वो किसी अन्य में रख गई तो उससे मिलता जुलता रसोई में और कोई दूसरी जगह रखा हुआ है, तो भी घर के अंदर माँ या जो भी अभिभावक है उनके अनुपस्थिति में भी बच्चा उसको ढूंढकर जो उसको खाने के लिए योग्य चीज है वो खा ही लेता है। यह कहलाता है सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन। फिर आपके पास विभेद या डिस्क्रिमिनेशन। सामान्यीकरण की क्रिया के जो ठीक विपरीत होता है बच्चों, वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना। फिर आपके पास 8वां आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन। बिना सोचे समझे किया गया कार्य जो बार बार किया जाता है वो पुनरावृत्ति कहलाता है। बिगैर सोचे समझे बार बार कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति कहलाता है। देखिए इसके अतिरिक्त अभ्यास या एक्सरसाइज सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति अभ्यास कहलाती है। समझना पुनरावृत्ति और अभ्यास में अंतर। पुनरावृत्ति क्या होता है, जो सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति क्या होता है, बिना सोचे समझे किया गया कार्य जो बार बार किया जाता है पुनरावृत्ति कहलाता है, और सोच समझकर किया गया कार्य क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। फिर आपके पास होता है उद्दीपक। जानते ही आप स्टिमुलस। उद्दीपक को देखकर मन में होने वाली हलचल उद्दीपन कहलाती। किसी को देखना, फिर समझना और अपने मन के अंदर उसके प्रति भाव उत्पन्न होना उद्दीपन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी आपका प्रमुख शब्दावली के साथ 15 प्रश्न। निश्चित रूप से ये शब्दावली के आपके 10 अन्य प्रश्न तैयार होते हैं, जिनको आप अच्छी तरह से आप देखिए और खूब पढ़िए। गॉड ब्लेस यू।